हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट नंबर 13 के वीडियो सॉल्यूशन के बारे में। और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपना ऑनलाइन टेस्ट लगा लिया होगा। देखिए, जो भी आपको ऑनलाइन टेस्ट दिया जा रहा है आप उसको टाइम टू टाइम ज़रूर लगाया कीजिए फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि आपको आज टेस्ट दिया जाता है और आप 10 दिन के बाद टेस्ट लगाते हो। ऐसा बिल्कुल भी ना किया कीजिए। एक साथ सभी लोग टेस्ट लगाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, देखने में कि हाँ कितने लोगों ने टेस्ट को अटेम्प्ट किया। ठीक है, तो आप लोग टाइम से टेस्ट को अपना लगाइए। और यहाँ पे आपका 13 सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। 2 सेट और आएगा जो कि आपका इस मंथ का है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस सेट का एक सेफ स्कोर क्या होना चाहिए था। अगर आपने सेट में मेल कैंडिडेट्स 139.8 मार्क्स अचीव किया और फीमेल कैंडिडेट्स 112.2 मार्क्स, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे लेवल पे। बस आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वेदों को अपुरुषय क्यों कहा गया। वेदों को अपुरुषय क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी रचना देवताओं के द्वारा की गई है, इसलिए अपुरुषय कहा गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि महान साहित्यकार वाकपति और भवभूति किसके दरबार के शोभा बढ़ाते थे। वाकपति और भवभूति जो थे वो किसके दरबार में शोभा बढ़ाते थे? तो यहाँ पे कह सकते हैं यशोवर्मन। ऑप्शन सी यशोवर्मन। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है किस शहर को? तो नागपुर को जानते हैं। सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, राज्य स्तर पर मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राज्य स्तर पर मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, 1833 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे, नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पे इसके संबंध में 4 पॉइंट्स दिए गए। चारों पॉइंट्स को अच्छे तरीके से पढ़िए और बताइए कि फ्रेंड्स 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कौन कौन से यहाँ पे कथन सही होगा। तो चलिए हम यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। 1813 के तहत चाय और एकाधिकार को रखा गया था, लेकिन 1833 के तहत पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इसने गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया, ये बिल्कुल सही है। इसने प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने का अधिकार को वापस ले लिया। साथ ही साथ इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत के गवर्नर जनरल कर दिया, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल में तब्दील कर दिया गया। तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। उपयुक्त सभी कथन सही है। और इसी के अंतर्गत आपसे पूछा था कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पदावधि कितनी होती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिनके संबंध में 148 से 151 के अंतर्गत बात की गई है और ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किए जाते हैं। ठीक है, और इनके संबंध में बात करेंगे कि पदावधि 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष होता है। जो भी पहले पूरा हो उसी के अंतर्गत इनको हटाया जाता है। कार्यकाल होता है, पदावधि होता है। निर्वाचन आयोग की जानकारी संविधान के किस भाग में मिलती है? निर्वाचन आयोग, इसका संबंध हो जाता है आपका अनुच्छेद 324 से 329 तक, और इसके संबंध में बात भाग 15 में की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या है? संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर जोड़ा गया था? मूल कर्तव्यों को जवाहरलाल नेहरू ने कह सकते हैं रूस के आधार पर कह सकते हैं, रूस के संविधान से ग्रहण कह सकते हैं किया गया था। और यहाँ पे कह सकते हैं किसकी सिफारिश थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको संविधान में शामिल किया गया था। भाग 4 के फर्स्ट में और अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत इसको रखा जाता है, यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। ऑप्शन डी। वह पौधे जिसमें पुष्प उसके पूरे जीवन काल में एक ही बार आता है क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग मोनोकॉर्पिक के नाम से जानते हैं, मोनोकॉर्पिक। अगला प्रश्न देखिए, जड़त्व का नियम कहलाता है। जड़त्व का नियम को हम लोग कह सकते हैं बल का जो नियम होता है वही, यानी कि न्यूटन की गति का पहला नियम। बल का परिभाषा न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है, जबकि न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है F बराबर ma। ठीक है, और न्यूटन के गति के पहले नियम को ही हम लोग गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम के नाम से जानते हैं। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से? सियाचिन। ठीक है, सियाचिन को हम लोग सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया कब?
तो चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन क्या है, झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? झूलती मीनारों वाली मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, अहमदाबाद, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, बॉक्साइट उत्पादन में शीर्ष कौन सा राज्य है? बॉक्साइट उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, यहाँ पे कह सकते हैं, जो कि उड़ीसा, ठीक है, सी बिल्कुल सही आंसर होगा, उड़ीसा, ध्यान रखना है। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, कैसीन को कह सकते हैं, कैसीन, ठीक है, कैसीन। नेक्स्ट वन क्या है, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहते हैं? चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में हम लोग हिप्पोक्रेटस, ठीक है, हिप्पोक्रेटस, जबकि थियोफ्रेस्टस को हम लोग बॉटनी के पिता के रूप में जानते हैं, बॉटनी, ये आपको ध्यान रखना है, फादर ऑफ बॉटनी के नाम से। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अनाईमोदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर मानी जाती है। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या होगा राइट आंसर, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की किसी भी विचार का परित्याग करना, बिल्कुल सही है। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखा जाएगा, ये बिल्कुल सही है। तो यानी कि दोनों के दोनों कथन सही होगा, ऑप्शन सी। निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी असत्य कथन को चिन्हित करना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि असत्य कथन कौन सा है। तो अगर हम ऑप्शन बी पर नज़र डालें, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि इसे हम लोग मटिंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कह सकते हैं 1919 को, जबकि 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता था। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन बी, जो कि गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डार्विन ने कौन सा सिद्धांत यहाँ पे दिया था? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कह सकते हैं कि डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था जिसको हम लोग नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, प्राकृतिक चयनवाद। अगला प्रश्न ये कि किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा को बढ़ने के लिए हम क्या कहते हैं? बढ़ने को हम लोग को कह सकते हैं यूरेमिया, ठीक है, यूरेमिया, यूरेमिया, ऑप्शन बी। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होता है? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं, जबकि तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? एक भाग से दूसरे भाग में तंत्रिका उत्तक के द्वारा, सी विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? आलमगीर द्वितीय की उपाधि, जब आपको कल नोट्स प्रोवाइड कराया गया था, अब आपको पता है कि हमारे पेड कोर्सेज में मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेशल जो कि हैंडराइटिंग नोट्स आपको दिया जा रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो अगर आपने उस नोट्स को पढ़ा होगा तो फर्स्ट डेज ही आपको ये चीज़ बताया गया था कि आलमगीर द्वितीय का जो उपाधि धारण किया था वो कौन था? तो अजीजुद्दीन। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे तो औरंगजेब को टिक करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी, जबकि आलमगीर द्वितीय की उपाधि अजीजुद्दीन ने धारण की थी। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए हम यहाँ पे एक एक करके मैच करते हैं और देखते हैं कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या है? प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि कह सकते हैं 1746 से 1748 तक चला और ये एलासापल की संधि के तहत अंत हुआ, यानी फर्स्ट का 4 के साथ मैच होगा। फर्स्ट का 4 के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। और आज के ही आपको नोट्स में ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया था तीनों कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो दूसरा जो कर्नाटक युद्ध था वो पांडिचेरी के युद्ध के तहत जो कि अंत हुआ, लेकिन वो कह सकते हैं क्या था? तो यहाँ पे देखिए दूसरे कर्नाटक युद्ध जो था वो अनिर्णायक युद्ध रहा, ठीक है, जबकि तृतीय कर्नाटक युद्ध का समापन पेरिस के संधि के तहत हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे, देखिए जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ 1746 से 1748, दूसरा कर्नाटक युद्ध कह सकते हैं 1749 से 1754 तक चला था, जबकि तीसरा कर्नाटक युद्ध 56 से लेकर के 63 तक चला था। और 56 से 63 तक को ही हम लोग सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स की फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? अक्सर ये पूछा था कि सौली कहाँ पे, तो ये गुजरात के पास में स्थित है। और किसे हराया था? थॉमस बेल्ट को हराया था, थॉमस बेल्ट। नेक्स्ट वन,
इंदिरा आवास योजना की मुख्य विशेषता क्या? इंदिरा आवास योजना की मुख्य विशेषता क्या? अनुसूचित जाति के सदस्यों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना। सी राइट आंसर होगा। श्रम गहन उद्योग वह है जहाँ श्रम गहन उद्योग वह है जहाँ पर कह सकते हैं अधिक श्रमिकों को रखा जाता है। ठीक है, अधिक श्रमिकों को रखा जाता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। भिलाई की बात करें तो ये पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में, बोकारो झारखंड में ही पड़ता है। दुर्गापुर की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में। यानी फर्स्ट का 1, सेकंड का 2 कहाँ पे मिल रहा है, लेकिन थर्ड का 4 होना चाहिए। थर्ड का 4 यहाँ पे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। राइट, चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट वन कह रहा है कि बैंक दर वह दर है जिस पर, बैंक दर वह दर है जिस पर, तो ये कह सकते हैं कि आरबीआई जो कि वाणिज्य बैंकों को उधार देता है उसे कहते हैं बैंक दर। ठीक है, बैंक दर। अगला पॉइंट्स, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों के निर्गमन प्रणाली आधारित है। मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? तो यहाँ पे कह सकते हैं न्यूनतम कोष प्रणाली पर। ठीक है, न्यूनतम कोष प्रणाली पर, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक्चुअरीज जो शब्द है वो किससे संबंधित है? एक्चुअरी जो शब्द है वो किससे संबंधित है? तो ये बीमा से संबंधित होता है। बी, बीमा से। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय किस वंश के थे? कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तो ये तुलु वंश के एक महान शासक थे, ध्यान रखिएगा। और ये किसके समकालीन थे? तो मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में हिंदुस्तान के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक के रूप में इनका वर्णन किया। और कृष्णदेव राय की 2 कृतियाँ थी जो कि बहुत ज़्यादा पूछा था। पहला कृति कह सकते हैं अमुक्तमाल्यद, जो कि तेलुगु भाषा में इन्होंने लिखा था, और दूसरी कृति कह सकते हैं जम्बावती कल्याणम, जिन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा था। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना है। राइट, चलिए नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य हैं? संस्थापक सदस्य, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य यहाँ पे कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेहरू ना से टीटो, आपको पता होगा नेहरू ना से टीटो, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ओपेक की स्थापना 1960 में की गई थी और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। अगला प्रश्न बनता है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? स्थानक। ठीक है, स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे? तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन डी जैन मत से। ठीक है, जैन मत से। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व की बात की जा रही है। ऊपर हम लोगों ने राज्य में देखा था उड़ीसा, लेकिन यहाँ पे विश्व में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को टिक करेंगे। अगला पॉइंट्स, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसके सभा को अलंकृत करते थे? तो ध्यान रखिएगा, अक्सर ये पूछा जाता है कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे? जयदेव, और ये रहते थे किसके? लक्ष्मण सेन के दरबार को अलंकृत करते थे, ऑप्शन डी। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। अशोक। अशोक को प्रियदर्शी कह सकते हैं, देवान प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। अगला पॉइंट है, मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? मोहम्मद गौरी को अन्य किस नाम से? तो सिहाबुद्दीन कह सकते हैं और मोहम्मद बिन साम। ठीक है, सिहाबुद्दीन और मोहम्मद बिन साम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था? भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्रदान किया था? तो जमींदार ने सबसे ज़्यादा लाभ प्रदान किया था, सी। अकबर के समय मुगल सूबों यानी कि प्रांतों की जो संख्या थी वो 15 थी, जो कि औरंगजेब के समय ये बढ़कर के कितनी हो गई थी? औरंगजेब के समय बढ़कर के 21 हो गई थी, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। सिरसा के बारे में क्या असत्य है? सिरसा के संबंध में क्या असत्य है? तो यहाँ पे कह सकते हैं सिरसा के बारे में, सिरसा ने उपज का 1/3 भाग के रूप में निर्धारित किया था, कर के रूप में। सिरसा के समय में किसानों को जारीबाना और मुहासिलाना भी चुकाना पड़ता था, कर हुआ करता था। भूमि की पैमाई से तो 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया जाता था। तीनों के तीनों पॉइंट सही है, कोई भी गलत नहीं है, तो सभी कथन सही होगा। आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल कार्य प्रयोग में नहीं लाया गया था? नहीं लाया गया था, तो ऑप्शन सी लुहार। ठीक है, लुहार प्रयोग में नहीं आते थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन चिकित्सक नहीं था? निम्न में से कौन चिकित्सक नहीं था? तो चारवाक एक तरह से कह सकते हैं ये चिकित्सक नहीं था। एक लकड़ी का टुकड़ा पानी पर तैरता
तो उसका आभासी भार क्या है? तो उसका आभासी भार कह सकते हैं शून्य होगा। ठीक है, शून्य होगा, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की वह उपकरण जो कि द्रव के आपेक्षिक घनत्व को ज्ञात करने में प्रयोग होता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, उत्प्लावन घनत्व मापी। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में जानते हैं हाइड्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर। अगला पॉइंट्स, नेक्स्ट वन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर है? पश्चिमी और पूर्वी दोनों तटों पर है, जो कि पुडुचेरी कह सकते हैं। पुडुचेरी 3 राज्यों में इसकी सीमाएं हैं, तो आपको पता होगा, मैंने आपको कई बार इसके बारे में डिस्कस भी किया। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो पिपली घाट अरावली का। ठीक है, अरावली, ऑप्शन डी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? गुरु शिखर। भारत में कौन सी नदी खुला नाला कहा जाता है? भारत में किस नदी को खुला नाला के नाम से जानते हैं? यमुना, और इसको यमुनोत्री के नाम से भी जानते हैं। कृष्णा वैली किसकी नस्ल है? कृष्णा वैली जो वो किसकी नस्ल है? तो ये गाय की नस्ल है। ठीक है, गाय की नस्ल है, ऑप्शन बी। कमलांग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? कमलांग टाइगर रिजर्व का संबंध हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की शक्तियाँ एवं कर्तव्यों का विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया? कर्तव्यों और शक्तियों का विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया? तो यहाँ पे कह सकते हैं 149। देखिए 149 यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। इनके संबंध में 148 151 के अंतर्गत आता है, लेकिन इनकी शक्तियों के बारे में, कर्तव्यों के बारे में 149 में वर्णन किया गया। कोयले से प्राप्त विद्युत को क्या कहते हैं? कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है, ऑप्शन डी। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या फिर विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल दिया? तो बताइए वो कौन सा अधिनियम था? तो उस अधिनियम को हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, 1861, ऑप्शन ए। 1892 भी अपने आप में एक फेमस है, क्योंकि अप्रत्यक्ष प्रणाली को इसके अंतर्गत अपनाया गया था, और कह सकते हैं बजट पर बहस करने की जो शक्ति मिली थी वो आपको 1892 के अंतर्गत ही दी गई थी। और 1919 तो अपने 1909 यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन जो पद्धति थी वो इसके अंतर्गत अपनाई गई थी। तो इसको भी याद रखिएगा, जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? फुटहिल रीजन जो है इसको किस नाम से जानते हैं? शिवालिक के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी, शिवालिक। अगर समाज मुझे कुछ देता है तो मेरा यह कर्तव्य है कि, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस कर्ज को चुका दूँ। यह कथन किसका है? ये कथन लॉस्की का है। ठीक है, लॉस्की, ऑप्शन डी। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को हम लोग ऑक्सीकरण कहा जाता है, ऑक्सीकरण, ऑप्शन ई। नेक्स्ट प्रश्न है कि K2MnO4 में Mn की उपचयन अवस्था कितनी, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? तो मैंने आपको बताया कि जो पोटेशियम होता है इसका +1 होता है, यानी कि 2 से यहाँ पे गुना है तो +2 हो गया, और ऑक्सीजन का -2 होता है, यानी 4 से गुना है तो -8। अब इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, माइनस जितना है उतना प्लस होना चाहिए। तो +2 यहाँ पे, लेकिन -8 है, तो यहाँ पे अगर मैं +6 को ऐड कर दूँ तो हो जाएगा, यानी Mn की जो वैल्यू होगा वो +6 होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसे हम लोग इक्वल करना होता है। पंथी नृत्य जो लोक नृत्य संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से? पंथी नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो पंथी नृत्य हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ से होगा। तो सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, कोलोराडो जो मरुस्थल है किस देश में स्थित है? कोलोराडो मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन बी, कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया, ऑप्शन बी। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये IMF के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए कि चरनोजम कहा जाता है किसे? किस मिट्टी को चरनोजम के नाम से भी जानते हैं? तो मैंने मिट्टी का जब वीडियो बनाया था, साथ ही साथ आपको नोट्स दिया गया था, उसमें अच्छे तरीके से बताया गया कि जो काली मिट्टी होती है इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चारनोजम के नाम से जानते हैं, जबकि काली मिट्टी को हम लोग रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, काली कपास वाली करेल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके और भी बहुत सारे नाम होते हैं। काली मिट्टी ज़्यादातर जो कि कपास के लिए काफ़ी फेमस होती है, कपास के उपजाऊ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस नदियों का स्रोत है? अमरकंटक जो पहाड़ी है नर्मदा, जोहिला और सोन, इन तीनों नदियों की कह सकते हैं कि स्रोत होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। शायद आप जोहिला के बारे में ज़्यादातर नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जोहिला जो रिवर है
वो बेसिकली एमपी में बहता है, यानी मध्य प्रदेश में बहता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट्स। नेक्स्ट वन कह रहा है कि मगधेचु पनबिजली जो संयंत्र है किस देश में भारत द्वारा बनाया गया है। मगधेचु पनबिजली संयंत्र का संबंध भूटान से है। सी विल बी राइट आंसर। समाजवादी ही क्यों, समाजवादी ही क्यों यानी वाई सोशलिज्म, आपने नाम सुना होगा, ये किसकी रचना है, जयप्रकाश नारायण जी की। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद घोषित किया गया था। समाजवाद घोषित किया गया था, ऑप्शन ए 1936 के लखनऊ अधिवेशन। निम्नलिखित में से कौन सी एक कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। कावेरी नदी की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो इंद्रावती। इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी होता है, सी को टिक करेंगे। इनमें से किस आईआईटी संस्था ने हाल ही में तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस एम्बीटैग विकसित किया है। एम्बीटैग को विकसित किया आईआईटी रोपड़ ने। हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काइज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया, तो रसिया इसमें से बाहर हो गया था। किस देश के विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया। अब्दुल्ला ये मालदीव से संबंध रखते हैं, सी को टिक करेंगे। भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया। इनोवेटिव क्लीन टेक एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज कह सकते हैं, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा देश बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को कानूनी दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। अगर आपने हमारी जो 1000 क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है उसको देख लिया होगा, करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मंथली बेसिस पे जो आपको करंट अफेयर्स कराए गए हैं हमारे चैनल पे, जो कि जनवरी से लेकर के सितंबर मंथ तक का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स कराया गया। अगर आप इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स को फॉलो किए होंगे तो हमारे द्वारा जितने भी करंट अफेयर्स आपको दी जाती है आप डेफिनेटली उसको कवर करेंगे। साथ ही साथ आप एक्स्ट्रा कहीं भी करंट अफेयर्स को लगाएंगे, डेफिनेटली वहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी स्कोरिंग होगी। तो आप इन दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए। तो अगर हम बात करें कानूनी दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन चुका है, अल सल्वाडोर, ठीक है, अल सल्वाडोर। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना को शुरू किया। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को हाल ही में किसने स्टार्ट किया, तो राजस्थान के गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया था, डी को टिक करेंगे। किस कंपनी ने लॉ स्टूडेंट्स के लिए टेक स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया। लॉ स्टूडेंट्स के लिए टेक स्कॉलरशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया, तो ए को टिक करेंगे, फेसबुक। और आपको पता होगा कि हाल ही में चर्चा में रहा फेसबुक का नया नाम क्या हो गया, मेटा, ठीक है, मेटा इसका नया नाम हो चुका है। किसने प्रतिष्ठित ग्रीन पेन्योर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, किसे, तो वो है डॉक्टर चारू खोसला, ठीक है, डॉक्टर चारू खोसला। किस राज्य को नीति आयोग के द्वारा एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2020-21 के तीसरे संस्करण में, ध्यान रखिएगा कौन सा संस्करण था, तीसरे संस्करण में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला घोषित किया गया। सबसे खराब प्रदर्शन बिहार ने प्रदर्शित किया, जबकि सबसे टॉप पे रहा केरल। हाल ही में किसने वर्ष 2020 में रक्षा मंत्रालय में किए गए 20 सुधारों पर एक ई पुस्तिका जारी किया। ई पुस्तिका को जारी किया किसने, राजनाथ सिंह ने। इंटरपोल ने फैमिली डीएनए माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किस नाम से एक नया वैश्विक डाटाबेस लॉन्च किया। इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम है आई फैमिलिया, ठीक है, आई फैमिलिया। असम सरकार ने किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया देहिंग पटकाई को, जबकि 6ठा राष्ट्रीय उद्यान रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा। भारतीय नौसेना ने किस देश से MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर का पहला बैच प्राप्त किया। पहला बैच प्राप्त किया अमेरिका से, डी विल बी राइट आंसर, अमेरिका। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एको डम्बिंग किस राज्य में स्थित है। माउंट एको डम्बिंग किस राज्य में स्थित है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश, माउंट एको डम्बिंग। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाते हैं, और इस वर्ष की थीम की बात करें तो कह सकते हैं वेटलैंड्स एंड वाटर इसका थीम रखा गया था, और 2021 में इसकी 50वीं वर्षगांठ भी मनाई गई है, क्योंकि जो रामसर सम्मेलन हुआ था ये 1971 में हुआ था, आपको पता होगा। नेक्स्ट वन की हाल ही में संपन्न सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किस टीम ने जीती है। किस टीम ने जीती है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि तमिलनाडु ने अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में बड़ौदा को हरा करके 7 विकेट से
जो कि इस ट्रॉफी को जीता है? तो तमिलनाडु करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया? अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किसने किया? स्मृति ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए पहला केंद्र स्थापित किया गया? पहला केंद्र स्थापित किया गया कहाँ पे? चेन्नई, ऑप्शन सी चेन्नई। किस राज्य में भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? कहाँ पे किया जाएगा? ऑप्शन बी उड़ीसा में किया जाएगा। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की ऐसा अजीज देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन चुकी हैं? ऐसा अजीज। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं, बस यहाँ पे आपको देखने पे लगेगा कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ा हुआ है, क्योंकि जो भी करंट अफेयर्स हमारा होता है वो बेसिकली फ्रेंड्स एग्जाम्स ओरिएंटेड होता है। तो आपको ज़्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, बस आप हमारे करंट अफेयर्स को कवर कर लीजिए मंथली बेसिस वाला, और साथ ही साथ जो 1000 क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है उसका 4 पार्ट्स आपको ऑलरेडी कंप्लीट कराया जा चुका है। तो ये सारी चीज़ आपको वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा चीज़ कहाँ से है, तो ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं, और यहाँ पे कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन चुकी हैं और इनकी उम्र 25 वर्ष है। तो ये ध्यान रखिएगा 25 वर्ष। अगला पॉइंट्स की दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? कौन सा अभियान स्टार्ट किया? स्विच दिल्ली अभियान, स्विच दिल्ली अभियान। हाल ही में किस देश ने विश्व के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है? ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए परियोजना को मंजूरी दी है डेनमार्क। डेनमार्क से संबंधित एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि इसकी राजधानी का नाम क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। आदि महोत्सव जो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? दिल्ली में। किसके द्वारा किया गया था? वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति जी के द्वारा, और यहाँ पे कह सकते हैं ट्राइफेड के द्वारा आयोजन किया जाता है। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन की मित्रा योजना जिसकी घोषणा हाल ही में केंद्रीय बजट में की गई थी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पे कह सकते हैं मित्रा का संबंध हो जाता है ऑप्शन ए कपड़ा। टेक्सटाइल पार्क यानी 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की हाल ही में ये मंजूरी दी गई थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ठीक है। अगला पॉइंट की किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? गोवर्धन योजना। तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, जल शक्ति मंत्रालय। असम के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन किस जिले में किया गया? असम के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन डी माजुली। ठीक है, माजुली। आगे बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई एक धनराशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। वह राशि उसी ब्याज की दर पर कितने वर्षों में अपनी 4 गुनी हो जाएगी? तो जब इस टाइप के प्रश्न है बहुत सिंपल तरीके से करते हैं। 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो हमसे पूछा कि कितने वर्षों में? n वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। 4 का हम तोड़ सकते हैं 2 के पावर 2, और इस 2 से यहाँ पे गुना कर लीजिए, यानी 10 दूनी के 20। ठीक है, कह सकते हैं 10 दूनी के 20। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि गुणनफल 81, 82, 83 ... $89 में इकाई अंक क्या होगा? तो कैसे करेंगे? क्या हम सभी को जोड़ते चलें? 2, 3, 4, 5 इस तरह से जोड़ते जाएंगे तो यार टाइम वेस्ट होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि जब भी हम किसी सम संख्या में अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो डेफिनेटली 0 होगा, क्योंकि 5 दूनी की 10, या फिर 4 से करें, 4 पच्चे 20, लास्ट में इकाई अंक आपका 0 हो जाएगा। और जब इकाई अंक 0 होने का मतलब कि इसमें से हम किसी भी से भी गुणा करेंगे तो उसके इकाई अंक में 0 ही आएगा। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सम संख्या को 5 से गुना कराया जाता है तो उस टोटल संख्या का इकाई अंक आपका 0 होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 रुपये और 4 वर्षों में 2520 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा? वार्षिक ब्याज की दर यानी 3 वर्षों में इतना और 4 वर्षों में इतना हो जाती है, तो 1 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं 1 वर्ष का। देखिए यहाँ पे अगर दोनों से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2520 में से 2400 घटा देते हैं तो आपका कह सकते हैं 120। ठीक है, 120। और अगर हमें यहाँ पे प्रति वर्ष दर निकालना है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्टिंग का जो 3 वर्ष पे उसको आप नीचे रख लीजिए 2400, गुने में आपका 100, डायरेक्ट आपका रेट निकल जाएगा, रेट परसेंट। तो देखिए 00 से 00 खत्म, 24 25 120 यानी 5% करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते। आखिरी प्रश्न देख लीजिए। ए और बी का रेशियो 3:4 है, बी और सी का रेशियो 6:5 है, यानी बी यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6, दोनों इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हम इक्वल करते हैं, तो इक्वल करेंगे 3:4 और 6:5। इस तरह से आपको पता होगा, बी के नीचे बी रखते हैं। क्लियर? अब हम इन दोनों को इक्वल करते हैं तो क्या करते हैं, तो क्रॉस कर लीजिए इस तरह से, आपको पता होगा
6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24 हो जाता है और 5 × 4 = 20। ठीक है, तो इनको भी आधा कर लेते हैं। 9 हो गया, 12 और 10, ये रेशियो बन गया ए, बी और सी का। हमसे पूछा गया कि ए अनुपात ए प्लस सी का अनुपात क्या होगा। यानी ए तो हो गया आपका 9, लेकिन अनुपात किससे करना है, ए प्लस सी का। तो ए और प्लस सी को जोड़ देंगे तो 10 और 9 19, यानी ये हमारा रेशियो बन गया 9:19, ऑप्शन सी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस कवर किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।